दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है और एनडीए से बाहर आ गए हैं। ये दूसरी बार है कि बीजेपी ने सदर्न स्टेट में एलाई खोया है। इससे पहले टीडीपी ने भी एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया था। मतलब ये कि बीजेपी की जो कोशिश है कि सदर्न स्टेट्स में अपना मकाम बनाने का, उस कोशिश में वो कामयाब होते नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि कर्नाटका राज्य के जो चुनाव थे उसमें भी हमने ये देखा कि मैंडेट बहुत ही डिसाइसिवली इन फेवर ऑफ कांग्रेस था। मतलब कर्नाटका जैसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेट, एक रिसोर्सफुल स्टेट में बीजेपी के खिलाफ मैंडेट गया और वो भी लोकसभा चुनाव के काफ़ी करीब। तो ये एक देखने वाली बात है कि ये जो सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये 2024 इलेक्शन से ठीक पहले हो रहे हैं, तो इसका एक बड़ा प्रभाव 2024 के नतीजों पर दिख सकता है। तो हमने कर्नाटका की बात की, और अगर आप तमिलनाडु में देखें तो एआईएडीएमके से पहले डीएमके ने एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया सनातन धर्मा इशू को लेके, जब उनके आला नेता उदयनिधि स्टालिन और उससे पहले ए राजा ने काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स, जिसे मैं कहूँगी, उन्होंने बयान दिया सनातन धर्म के खिलाफ। ये तक कह दिया कि ये कास्टिज्म और अनटचेबिलिटी फैलाते हैं और पूरे देश में जो अभी डिविजिवनेस फैल गया है वो सनातन धर्म की आइडियोलॉजी की वजह से। इस पर प्राइम मिनिस्टर तक रिएक्ट करने पर मजबूर हो गए और कई सारे ऐसे पार्टीज थे जो इससे अनकंफर्टेबल भी रहे। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस कर दिया, कहने लगे कि ये एक स्पिन है सनातन धर्म को लेके, असल में सनातन धर्म का वो आइडियोलॉजी नहीं है। मतलब उस इशू को लेके एक नॉर्थ साउथ डिवाइड काफ़ी एविडेंट हो गया था कि द्रविडियन पार्टीज जो है वो इस आइडियोलॉजी के अपोज्ड है। और अब जब एआईएडीएमके ने भी साथ छोड़ दिया, ये जो डिवाइड है ये और भी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। इससे पहले मैं कहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस पूरे मसले को लेके हुआ है वो ये है कि कई सारे नेता, जो जैसे तेलंगाना को ले लीजिए, तेलंगाना में बीआरएस काफ़ी वोकल रहे बीजेपी के खिलाफ। उनकी बेटी के बीआरएस के नेता केसीआर काफ़ी वोकल रहे बीजेपी के खिलाफ, और उनकी बेटी जो है के कविता वो भी स्टॉन्च क्रिटिक रहे मोदी सरकार के। और वैसे भी बीजेपी का तेलंगाना में प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं है, स्टेट असेंबलीज में उनकी कोई सीटें नहीं हैं और वहाँ पे सिर्फ कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम का प्रेजेंस है। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेट। चौथा स्टेट आंध्र प्रदेश अगर हम देखें तो ये ज़रूर है कि वहाँ पर वाईएसआरसीपी एनडीए के एलाई है, लेकिन वहाँ पर भी वेदर द लॉयल्टीज आर फुल्ली टेस्टेड और नॉट, ये अभी बताया नहीं जा सकता है। और आंध्रा में ही, जैसे मैंने पहले कहा, टीडीपी जो एनडीए के एलाई है उन्होंने बीजेपी का साथ पहले ही छोड़ दिया था। अब बचे केरला। अब केरला में जो है डीलिमिटेशन का इशू एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि डीलिमिटेशन से जो नए बाउंड्रीज बनाए जाएंगे कंस्टिट्यूंसीज से, उससे क्या होगा कि नॉर्दर्न स्टेट्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, उनके सीट्स बहुत बढ़ जाएंगे, और सदर्न स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन बिल्कुल बढ़ा नहीं है वहाँ कोई सीटें नहीं बढ़ेंगे। और केरला जैसे स्टेट में जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स बहुत इफ़ेक्टिव रहा है, उनको इस बात से नुकसान होगा। तो मैं समझती हूँ कि डीलिमिटेशन एक और ऐसी चीज़ है, एक और मुद्दा है जिसे लेके सदर्न पार्टीज में डिसाइड टू रैली टुगेदर अगेंस्ट द रूलिंग बीजेपी, और इट कैन बिकम अ यूनिफाइंग फोर्स, क्योंकि इससे सबको असर पड़ने वाला है। सबको ये मंजूर नहीं होगा कि सिर्फ नॉर्दर्न स्टेट्स को डीलिमिटेशन का फ़ायदा पहुँचे। कुल मिला के मैं ये कहूँगी कि नॉर्थ साउथ डिवाइड फिलहाल जिस तरह से क्लियर नज़र आ रहा है कई सारे मुद्दों को लेके, इससे 2024 के चुनाव पर असर पड़ सकता है, एक प्रभाव पड़ सकता है। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, कितना हद तक ये प्रभाव दिखेगा, वो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन आगे जो पॉलिटिक्स होगा वो यहाँ से लेके 2024 के चुनाव तक किस तरह के डेवलपमेंट्स होते हैं, कौन से एलाइज बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं और कौन साथ छोड़ देते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व रहेगा।